अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ खालिद और एक मरतबा फिर अपनी बकवासियात के साथ हाजिर हो गया हूँ। यहाँ पर कनाडा में घर कैसे ख़रीदा जा सकता है, इस पर जितनी भी बातें की जाएं वो कम हैं। लेकिन मैं क्यों इस तरह कह रहा हूँ वो मैसेज जो है वो फिर आपको मैं आखिर में बताता हूँ उसकी रीज़न। तो जब आप कनाडा आते हैं, आप जॉब करते हैं, पूरा साल आपने जॉब की और आपकी जो इनकम होती है तो उस पर आप टैक्स दे रहे होते हैं। ईयर के एंड में फिर आपको टैक्स पर फाइलिंग करनी पड़ती है, जिसको टैक्स रिटर्न कहा जाता है। तो वो आप कर लेते हैं, फिर इसी तरह आप अगले साल में चले जाते हैं, इनकम करते हैं, आपकी जॉब, आपकी ज़िंदगी जारी होती है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो भी आपकी तनख्वाह होती है, जो सैलरी वगैरह जो होती है, तो वो आपके बैंक में आते हैं। इस बैंक में आपका करंट अकाउंट या डेबिट अकाउंट हो तो आप उसी से अपने लिए रिक्वेस्ट करके कि वो ख़ुद ही ऑफ़र कर देते हैं, तो आपको एक क्रेडिट कार्ड जारी हो जाता है। अब आप क्या करते हैं कि क्रेडिट कार्ड पे ख़रीदारियाँ करते हैं, बाहर कुछ भी ख़रीद लिया, खाने पीने की चीज़, ग्रॉसरी वगैरह, जो कुछ भी आप शॉपिंग करें, गैस वगैरह डालें, तो आप उस क्रेडिट कार्ड से उसको पे करते हैं। और बाद में अब क्या होता है कि अपने जो आपके करंट अकाउंट में जो पैसे होते हैं उससे आप फिर वो क्रेडिट कार्ड वाले उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरह आपका अकाउंट चल रहा होता है। तो जब इस पे 1 साल गुजर जाए और 2 साल गुजर जाएं, अरसा हो गया और अब आपके माइंड में आया कि मुझे मतलब हम लोगों ने घर ख़रीदना है, तो पहले आप क्या करते हैं कि आप जो क्रेडिट कार्ड पे जब आप ख़रीदारी करते हैं और उस पे आप वो पेमेंट जितनी भी ड्यू हो जाती है वो आप अपने अकाउंट से उसको ट्रांसफ़र करवा देते हैं। तो इससे आपका एक क्रेडिट स्कोर बनता है। तो ये क्रेडिट स्कोर जो होता है वो फाइनेंशियल जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं या बैंक्स वगैरह हो गई, वो आपको उसी स्कोर पर इवैल्यूएट करती है। तो ये एक सेटिस्फैक्शन वैल्यू होती है, एक गारंटी टाइप की चीज़ होती है जो बैंकों के लिए या उन इंस्टीट्यूशंस के लिए होती है जो आपको पैसे देते हैं कर्ज़े पे, कि आप कितने ट्रस्टवर्दी हैं। मतलब सिंपल इसका कहने का ये है कि किसी से आपने कर्ज़ा लिया कि यार मैं इसको 1 महीने के बाद आपको लौटा दूंगा, फिर महीना जैसे ही गुजरता है आप उसको लौटा देते हैं, फिर बाद में फिर ले लेते हैं, फिर आप उसको लौटा देते हैं, और इस तरह टाइमली आप पैसे लेते हैं और उनको टाइमली उसको रिटर्न कर देते हैं। तो ज़ाहिर बात है जो कर्ज़ा देने वाला बंदा होता है तो वो यही समझता है कि हाँ यार ये काफ़ी पुरएतमाद बंदा है, तो इसको अगर मैं कल ज़्यादा कर्ज़ा दे भी दूँ तो ये टाइम पर उसको वापस कर सके। तो जब आप घर ख़रीदने का सोचते हैं तो आप पहले जाते हैं बैंक के पास और बैंक को आप कहते हैं कि मुझे पहले ये बताओ कि मैंने मतलब ये मेरी तनख्वाह है, मैं इतने पैसे कमाता हूँ, तो मैं कितने का घर ले सकता हूँ, या आप मुझे कितना कर्ज़ा दोगे कि उस कर्ज़े के बेस में फिर या उस कर्ज़े के अगेंस्ट में फिर घर ख़रीद सकूँ। तो बैंक आपसे आपकी जो इनकम होती है, जिस पे आपने टैक्स रिटर्न, जो मैंने बात की कि आपने टैक्स रिटर्न जो जमा किया होता है, तो वो आपसे वो मांगती है, ठीक है। वो आप जब उनको दे देते हैं उनको पूरा पता चल जाता है कि आप कितना पूरे साल में आपने कितने पैसे कमाए हैं और पर मंथ आपकी कितनी इनकम है। वो पैसे नहीं जो आप कैश में कमाते हैं, सिर्फ वो पैसे और वो इनकम जो आपको प्रॉपर जो T4 और जो टैक्सेबल होती है, जो जिसका आप फाइलिंग में उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो सिर्फ वो इनकम कंसिडर होती है। तो उसके अगेंस्ट आपको बैंक कहती है कि अच्छा ठीक है, आप पर ईयर जो है लेट्स से $50,000 कमा रहे हैं या $1,00,000 कमा रहे हैं, तो हम आपको $5,00,000 का कर्ज़ा दे सकते हैं जिस पर आप घर ख़रीद सकते हैं। और इसके साथ ही वो आपकी सबसे पहले तो वो क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं कि अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो तब वो आपको फिर कर्ज़ा देने पर राज़ी होते हैं। और इसके साथ ही जो कर्ज़ा देने की शराइत होते हैं या जो शर्त होती है वो होती है कि अभी आजकल में मतलब उस करंट टाइम एंड डेट पर जो बैंक ऑफ कनाडा, जिस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो गया, ठीक है ना, तो आप समझ लें कि स्टेट बैंक ऑफ कनाडा के इंटरेस्ट रेट आजकल में क्या है। तो वो आपको फिर आपको ये चीज़ अपने माइंड में रखनी पड़ती है कि जो कर्ज़ा आपको घर के लिए मिलता है वो अगेंस्ट उस इंटरेस्ट रेट की जो वैल्यू चल रही होती है उसके अगेंस्ट मिलता है। मतलब ये है कि
5 लाख अगर बैंक आपको देती है और आजकल में इंटरेस्ट रेट लेट्स से है 5%, ठीक है, तो आपको वो 5% आपको उस $5 लाख पे एप्लीकेबल हो जाते हैं, जो फिर आप घर जब ख़रीदते हैं तो उसको मॉर्गेज कहते हैं, और वो फिर पर मंथ आप 5% वो पर ईयर के हिसाब से नहीं, वो पर मंथ के हिसाब से 5% जितनी भी उसकी इंस्टॉलमेंट होती है तो उस पर 5% लग के वो टोटल वैल्यू बन के आप उसको पैसे दे रहे होते हैं और अपने घर का कर्जा चुका रहे होते हैं। बैंक ने तो आपको कह दिया कि ठीक है, आपको मैं 5 लाख देने के लिए तैयार हूँ, 2 लाख देने के लिए तैयार हूँ, 3 लाख देने के लिए तैयार हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी सैलरी क्या थी। अब आपने करना क्या है, अब आपको घर ख़रीदना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि किसी भी रियल एस्टेट एजेंट को पकड़ लेते हैं, रियल्टर जो हो गया, या हमारे मुल्क में जिसको प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं, तो उसको आप पकड़ते हैं, या कोई जान पहचान वाला अगर रियल्टर हो तो उसको आप कह देते हैं कि यार मुझे घर लेना है। वो सबसे पहले आपको यही पूछता है कि आपको कितने का घर चाहिए, ठीक है ना, तो आप उनको कह देते हो कि मैं 5 लाख के लिए मैं बैंक मुझे उसने अप्रूव किया हुआ है, तो मुझे 5 लाख का देखना है या 4 का, उसके अंदर अंदर जो भी रेट्स हैं तो मुझे उनमें से घर देखना है। तो रियल्टर क्या करता है कि वो बस फिर आपको घर दिखानी शुरू कर देता है कि यार ये घर है जिसमें फिर आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बता दें कि यार उसमें 3 कमरे होने चाहिए, उसमें गैराज भी होना चाहिए, उसमें बेसमेंट भी होनी चाहिए, ठीक है ना, 2-3 बाथरूम हो तो अच्छे हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो वो उस हिसाब से फिर आपको घर दिखा देता है। अगर आपको पसंद आ जाता है तो वो फिर आप उस पर एक ऑफ़र डालते हैं कि यार ये 5 लाख का घर जो है बिक रहा है, लेकिन ये मैं 480 का ख़रीदना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो वो आपकी ऑफ़र लेके जो सेलर होता है उसका जो रियल्टर होता है, आप बायर होते हो, आपके लिए जिस रियल्टर के साथ आपने रब्ता कायम किया है वो काम करता है। जो सेलर है, ठीक है, तो उसके साथ जो रियल्टर होता है तो उसके साथ रब्ता करता है कि मेरा जो बायर है वो 480 देने पे राज़ी है। अब आप आगे बात करो कि वो आपका जो सेलर है क्या उस बात पे राज़ी होता है कि नहीं होता है। लेट से राज़ी हो गया, ठीक है, और आपने थोड़ी बहुत राज़ी हो गया, बस घर फिर उस पर एक डेट मुख्तस हो जाती है कि ठीक है 1 महीने के बाद जो है ना आप घर आपके नाम हो जाएगा और आप घर इवेंचुअली ख़रीद लेते। घर ख़रीदने की 1-2 शराइत हैं, वो ये कि जो बैंक आपको 5 लाख देती है तो घर ख़रीदने के बैंक के लिए ये शर्त होती है कि आपको या तो घर के पे 5% जो डाउन पेमेंट होती है वो देनी पड़ती है, या 10% या 15 या 20% या फुली कैश दे दें, ठीक है। तो फुली कैश तो ऑब्वियसली अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, $5 लाख किसके पास होते हैं, तो आप कहते हो कि मैं उसके 5% मैं डाउन पेमेंट दे सकता हूँ, यानी 5 लाख पे $25,000 आप डाउन पेमेंट बैंक को दे देते हैं। तो वो कीमत 5 लाख से गिर के जो कर्ज़ा बैंक ने आपको दिया होता है वो 4,75,000 हो जाता है। फिर वो 4,75,000 पे आपको पर मंथ इंस्टॉलमेंट जो है वो आप उस पर देते हैं, जिस पर आपका जो वो 5% इंटरेस्ट होता है वो भी अप्लाई हो जाता है। तो बस जितनी भी इंस्टॉलमेंट बन जाती है 2,000 या 2,500, तो वो आपकी पर मंथ आपके बैंक से जाते हैं, आपके अकाउंट से जाते हैं बैंक की तरफ। तो बैंक जो आपको कर्ज़ा जो देती है वो बेसिकली आपके अकाउंट में वो कर्ज़ा नहीं डालती है, वो आपको सिर्फ अप्रूव करती है कि हाँ ठीक है आपको हम दे देंगे, ठीक है, आप घर जाके ढूंढें, और जब घर आप ले लेते हैं तो जो 4,75,000 की या 5 लाख की हमने बात की, फिर ये ऑफ़र जो होती है ये एक लॉयर के पास ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो जाते हैं, और फिर बैंक उस लॉयर के थ्रू, यानी वो पैसे जो हैं उस लॉयर के थ्रू सेलर जो घर बेच रहा होता है उसके पास पैसे चले जाते हैं। ये पैसे आपके पास आके आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जब आप घर ख़रीदें तो आप उसको पैसे नहीं खुद नहीं ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसको कहते हैं कि यार आपने मॉर्गेज अप्रूव करवाई है कि नहीं करवाई है, ठीक है। आपको भूल जाएंगे यार 5 लाख पहले मेरी जेब में आएंगे तो मैं इसको लेके पाकिस्तान चला जाऊँगा। तो घर ख़रीदने के यार ये एक सिंपल सा मेथड है, और ऑनेस्ट स्पीकिंग बैंक आपको कर्ज़ा आपकी अप्रूवल्स ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ये नॉर्मल बातें हैं। क्योंकि बैंक आपको कर्ज़ा दे के आपसे इंटरेस्ट वसूल करती है ना, तो वो तो यहाँ का तो सिस्टम यही है। तो आप कैश आपके पास होता नहीं है, क्योंकि लाखों में जब बात आ जाती है
تو وہ کسی کے پاس نہیں ہوتے، کیونکہ یہ مطلب یہاں کا لائف سٹائل اچھا ہے، لیکن اوبیسلی آپ یہاں پر فیملی کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کی ایک زندگی گزر رہی ہوتی ہے، تو جو پیسے آتے ہیں تو وہ آپ کے خرچے مرچے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ کیش ڈیولپ نہیں ہوتا ہے، یا اگر آپ کے پاس ہو گیا ٹھیک ہے نا، تو وہ پھر بھی ایٹ لیسٹ لاکھوں میں نہیں ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ 4 لاکھ 5 لاکھ میرے پاس ہیں اور میں کیش پہ گھر لے سکتا ہوں. میں ایک نارمل انسان کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں، آپ کی سیلری بہت اچھی ہے ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس ایونچولی پھر اتنا کیش آ جاتا ہے کہ آپ کیش پہ بھی گھر خرید سکتے ہیں. خیر آج کل میں تو گھروں کی جس قسم کی پرائسز ہیں اس پہ کیش میں تو لینا، تو یہ 4-5 لاکھ کی بات تو میں نے بہت ایزیلی کی. 4-5 لاکھ کے گھر جو ہے نا چھوٹے چھوٹے سے گھر ہوتے ہیں اور ملینز میں ہیں گھر. ٹورانٹو وغیرہ میں تو 2 ملین سے کم کے گھر ہیں نہیں. وینکوور میں بھی یہ حال ہے. اب تو کیلگری میں یہ حال ہونے لگا ہے کہ جو پہلے 1 لاکھ کا گھر تھا وہ 3 لاکھ کا ہو گیا ہے، اور منتھلی انسٹالمنٹس پھر آپ کے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اب بات مزے کی جو بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں آئے گی، وہ یہ کہ دیکھو اس ساری کانورسیشن میں میں نے ایک بات کی کہ انٹرسٹ. تو اگر میں نے تو آپ کو پروسیجر بتا دیا، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا انٹرسٹ پہ اس قسم کے گھر کیا پہ لینے چاہیے، تو میرا کھرا جواب جو ہے نا وہ یہی ہے کہ نو. ٹھیک ہے، نہیں دیٹس اٹ. دیکھو جہاں پر انٹرسٹ کی بات آ جائے تو بس وہ تو انٹرسٹ تو انگلش میں اس کو کہتے ہیں نا کہ انٹرسٹ، وہ بڑا انٹرسٹنگ ورڈ بن جاتا ہے، لیکن جب آپ اس کو ہم اپنی لینگویج میں اردو میں پشتو میں جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ سود ہے وہ ٹھیک ہے، تو یا عربی میں ربا ہو گیا، تو بس پھر تو کہانی ختم ہو گئی ٹھیک ہے. تو یہ میری جتنے بھی کانورسیشن تھی یہ صرف ایک پروسیجر میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن یہ ہے کہ کیا پھر میں آپ کو ایٹ دا سیم ٹائم یہ مشورہ بھی دوں گا، یا کیا میں یہ بھی سجیسٹ کر رہا ہوں کہ گھر لینا چاہیے اس طرح سے، تو میں اپنا اتنا بڑا سر ہلا رہا ہوں ٹھیک ہے نا، تو وہ گھر نہیں. میں کہوں گا کہ نہیں ٹھیک ہے، اس قسم کے انٹرسٹ پہ ساری چیزیں ہیں تو اس قسم کے گھر نہ لیں. اس بات پہ بھی ایک گپ شپ لگائیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں. ابھی شاید کہانی لمبی ہو گئی ہو اور آپ لوگ تنگ ہو گئے کہ یار آخر میں اگر یہ کہنا تھا تو یہ سٹارٹ میں بتا دیتے. بہت دفعہ کہہ چکا ہوں یار، سننے والا کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا. لیکن میں پھر بھی کہوں گا، بار بار کہوں گا، اور اگر مجھ سے ڈائریکٹ کسی نے پوچھا تو میں اس کے منہ پہ بھی یہ بات کروں گا کہ انٹرسٹ کے گھر ہیں، اور انٹرسٹ سے جتنا بھی بچیں تو آپ زندگی میں سکون سے رہیں گے ٹھیک ہے. باقی باتیں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے، ملاقات کریں گے، گپ شپ لگائیں گے. اور باتیں اگر بری ابھی تو خیر پھر بھی میں نے ذرا نارمل باتیں کی ہیں، پروسیجر بتایا ہے لیکن اگلی دفعہ میں تھوڑی سی ذرا گپ ٹائٹ قسم کی گپ لگائیں. چلو اوکے جی، مجھے اجازت. اللہ حافظ.